नमस्कार साथियों, प्रेम की बात में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, एक बात की चर्चा बहुत जोरों से चल रही है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर आप देखेंगे तो इसकी चर्चा आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये खबर एक दूसरे से जोड़ती हुई दिख रही है और इसका रीज़न क्या है वो तो पता नहीं चला है, लेकिन आप एक अंदाज लगा सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हाल के दिनों में देश में जो घटनाएं एक पर एक घटी है, उम्मीद लगाई जा रही है कि उसी सिलसिले में ये मुलाकात और जो राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक है, जिसमें जेपी नड्डा के घर पे भी एक बैठक समानांतर चली, तो इसलिए ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर ऐसी क्या बात थी। कल अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए उनके राष्ट्रपति भवन में जाते हैं। उनकी मुलाकात की तस्वीरें बाहर आती है, वही रात में करीब करीब 8:26 के आसपास। लेकिन इसकी चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं भी नहीं हुई। और उसके तुरंत बाद जेपी नड्डा के आवास पे अमित शाह, राजनाथ सिंह, उसके बाद आपको पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव जैसे नेता की बैठक चलती है। और कहा जाता है कि ये बैठक लगभग रात भर चली है। किसी ने आकलन किया कि 1.5 घंटे 2 घंटे बैठक चली, किसी ने कहा 5 घंटे बैठक चली। कहीं से खबर ये भी आ रही कि बैठक लगभग रात भर चली। तो आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसकी वजह से अचानक से प्रधानमंत्री की मुलाकात राष्ट्रपति जी से होती है और इधर जेपी नड्डा के घर पे भी बैठकों का दौर जारी होता है। दोस्तों, मैंने एक खबर की थी और उसमें ये कहा था कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के बाद मंत्रिमंडल में भी बड़ा फेरबदल हो सकता है। इससे पहले भी एक खबर की थी कि तमिलनाडु में के अन्नामलई राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो वहाँ के तमिलनाडु के अध्यक्ष थे, उनको दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा और उसके जगह पे दूसरा अध्यक्ष बनेगा। तो वहाँ पे तो के अन्नामलई जी को रिपीट नहीं किया गया। नागेंद्रन जो थे, 2 कैंडिडेट में से एक एल मुरुगन के बारे में मैंने चर्चा की थी और एक नागेंद्रन जी के बारे में कहा था, जिसमें कि नागेंद्रन जी को अध्यक्ष बनाया गया। उसका एक रीज़न ये था, आपने देखा कि एआईएडीएमके के साथ बीजेपी को अलायंस करना था और लोकसभा के चुनाव में अन्नामलाई के कहने पे ही भाजपा अकेले तमिलनाडु में चुनाव लड़ी थी। लेकिन विधानसभा में अगर ये पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती तो डीएमके को हराना नामुमकिन हो जाता। और ये उसी दिशा में बढ़ाया गया कदम था। और जैसे ही अमित शाह की बैठक वहाँ पे हुई, अलायंस की भी घोषणा हो गई। तो ये खबरें वहाँ से इस रूप से जुड़ी, पहला चीज। दूसरी बात, वक्फ बिल जो पास हुआ है और जिस प्रकार से बंगाल के मुर्शिदाबाद में घटना घटी और ममता बनर्जी का एज ए सीएम जिस प्रकार का ढूलमूल रवैया रहा है बंगाल को लेकर, इससे पहले भी आपने देखा कि जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना घटी थी, उस समय भी कयास लगाए जा रहे थे
कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा, लेकिन नहीं लगा। और इस समय भी जिस प्रकार की घटना घटी है, इसमें हर तथ्य इसी ओर इशारा करते हैं कि सरकार चाहे तो राष्ट्रपति शासन लगा देगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। एक बार इन्होंने हरीश रावत की जब सरकार थी उत्तराखंड में और कुछ मामले आए थे तो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जिसे कोर्ट ने कुछ ही घंटों में बहाल कर दी थी, पहला। और दूसरा, अभी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, जिसके बारे में लोकसभा में अमित शाह ने अपना बयान दिया था। तो यही अभी तक का सिनेरियो नजर आता है राष्ट्रपति शासन को लेकर। तो इससे इस बात के लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं कि प्रधानमंत्री बंगाल में तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे। और इसका दूसरा कारण ये भी है दोस्तों कि बंगाल में 2026 में चुनाव है और भाजपा को ऐसा लगता है कि अगर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा ममता बनर्जी को हो जाएगा चुनाव में। और ऐसा कोई भी काम भाजपा नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि जब इलेक्शन का समय हो तो जनता के बीच में जाकर उन्हें ये बताएं कि आपने जिस सरकार को 3 टर्म दिया, क्या वो सरकार 3 टर्म निभाने के लायक बंगाल में थी। इस बात पे बीजेपी का इस बार चुनाव में फोकस रहेगा। दूसरी बात, बिहार में भी लोग विधानसभा के चुनाव होने हैं इसी साल, और मंत्रिमंडल में जो फेरबदल की बात हो रही है ये तो निश्चित होगी ही। तो बिहार को और बंगाल को ध्यान में रखकर इसमें कुछ नए बदलाव किए जाएंगे, ये निश्चित तौर पे आप देखिएगा। जो बार बार मैं इस बात को बता रहा हूं कि 18 तारीख को जो कार्यकारिणी की बैठक है और उसमें जो भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा उसकी भी घोषणा हो जाएगी, क्योंकि अब बाकी जगह के चुनाव शुरू होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ। इसलिए इस बात की संभावना है कि इस महीने के अंत तक ये सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और जब सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होगा उस समय मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाएगा। तो एक ये मुद्दा हो सकता है। तमिलनाडु के मुद्दे पर भी बहस हो सकती है, क्योंकि आपको याद होगा कि स्टालिन ने जो है उन्होंने एक बिल पास किया था और वो बिल राज्यपाल के पास था और राज्यपाल के पास से वो बिल राष्ट्रपति जी के पास आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। पहली बार इस देश के आज़ाद हिंदुस्तान में ये पहली बार हुआ है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय के दौरान कहा है कि आपके पास अगर कोई भी बिल जो विधानसभा लोकसभा से पास होता है और आपके पास आता है तो एक समय सीमा निर्धारित की है कि 3 महीने के अंदर आपको उस पर जवाब देना होगा, नहीं तो वो स्वतः स्वीकार माना जाएगा। जबकि न्यायपालिका का विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप इससे पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अगर सरकार चाहे तो एक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कानून पास करता है, कोई क्लाउज लगाता है तो उसको बदल सकती है। और ये भी एक रीज़न है कि
प्रधानमंत्री की मुलाकात राष्ट्रपति जी से होने की और जो बैठक चल रही थी जेपी नड्डा जी के घर में, इन बातों के मुद्दे पे भी चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि वहां पर उन्होंने एक कमेटी बनाई है स्वायत्तता रखने की। तो वो क्या साबित करना चाहते हैं? क्या तमिलनाडु को भारत से अलग करना चाहते हैं? इसमें 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है, इसमें एक पूर्व रिटायर जज को भी रखा गया है। तो ये भी एक मुद्दा है। दूसरा ये माना जा रहा है कि राष्ट्रपति जी अभी हाल फिलहाल में पुर्तगाल और स्लोवाकिया से यात्रा करके लौटी हैं। ये भी एक रीज़न बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में क्या बात हुई, कैसे क्या हुआ, इस पे चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री जी गए होंगे। लेकिन इसकी संभावना नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब प्रधानमंत्री कोई विदेश दौरा करते हैं और वहाँ से जब आते हैं तो वो खुद जाकर मुलाकात करते हैं और कोई किस तरह की बातचीत हुई, क्या पॉलिसी डेवलपमेंट हुई, इस पे चर्चा होती है। और अगर राष्ट्रपति जी गई थी और आई थी तो वहाँ से ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट्स आ जाता गृह मंत्रालय में, पीएमओ में, वहाँ से इस बात की चर्चा हो जाती। लेकिन प्रधानमंत्री का जाना और मुलाकात करना और उसके बाद जेपी नड्डा जी के घर पे बैठक होना, जिसमें कि अमित शाह, राजनाथ सिंह जी और तमाम नेता जो मौजूद थे, पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव, इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी कोई मसला हो सकता है। क्योंकि राजनाथ सिंह के होने का मतलब ही है कि कोई ना कोई ऐसी गंभीर चर्चा होगी जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से निहित होगी, और इसके लिए चर्चा जरूरी होगी। क्योंकि जिस प्रकार से वक्त बिल को लेकर हंगामा करने का प्रायोजन था और मुर्शिदाबाद में जो बांग्लादेश कनेक्शन देखने को मिला, ये सारी बातें एक दूसरे से जोड़ रही है। इधर रॉबर्ट वाड्रा से ईडी दूसरी बार पूछताछ कर रही है फिर से, और नेशनल हेराल्ड का केस भी, उसमें चार्जशीट दाखिल हो गया। आपने देखा किस प्रकार से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता देश भर में ईडी दफ्तरों के पास आज प्रदर्शन कर रहे थे। यही तमाम सारी बातें हैं दोस्तों, जिस पे ये निष्कर्ष हम लोग निकाल पा रहे हैं कि आखिर बात का मुद्दा क्या होगा। और ये जो तमाम बातें हैं ये अभी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट का रवैया रह रहा है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। अगर सरकार एनजेएनसी लागू करना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सिरे से खारिज कर देता है, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव के लिए उनको सब कुछ सही दिखता है। इस चीज को बदलना इस देश के लिए हित में बहुत ही जरूरी है। तो यही थी खबर दोस्तों। मेन स्ट्रीम में तो कहीं इसकी चर्चा नहीं हुई, कुछ यूट्यूबर ने इनकी चर्चा अपने चैनलों पे की है। मुझे लगा कि इस पे बात करनी जरूरी है, क्योंकि वक्त बिल पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, आधी सुनवाई हुई है, आधी सुनवाई कल 2 बजे के बाद होगी, और उसका क्या कंक्लूजन निकलता है उसके आधार पर, उस सारे कंक्लूजन को देख करके उसके आधार पे फिर उसका एनालिसिस करेंगे और आप लोगों से बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आप अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं क्यूआर कोड के माध्यम से, और डिस्क्रिप्शन में भी सारे डिटेल रहते हैं, आप ज्वाइन बटन भी ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।